हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब। सो गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपनी एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं और हमने अपनी एनसीईआरटी क्लास 6 की बुक के 2 चैप्टर कवर कर लिए हैं और आज हम अपने तीसरे चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है पृथ्वी की गतियां। सो गाइस, शुरू करते हैं अपना चैप्टर। तो गाइस, जैसे कि हम पिछले 2 चैप्टर में पढ़कर आए हैं कि पृथ्वी एक तो अपने अक्षांश पर घूमती है और एक सूरज की परिक्रमा करती है। जैसे कि पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है, एक तो घूर्णन घूर्णन एवं परिक्रमण। तो पृथ्वी की 2 प्रकार की गति होती हैं, घूर्णन और परिक्रमण। और जो पृथ्वी होती है जो अपने अक्षांश पर घूमती है उसे घूर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। और जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसे परिक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। जब अक्षांश पर घूमे तो घूर्णन, और जब सूरज की परिक्रमा करे तो परिक्रमण कहते हैं। देखिए, जो पृथ्वी का अक्षांश है एक काल्पनिक रेखा है जो कक्षीय सतह से कोण बनाती है। अब ये जो कोण बनाती है कितने डिग्री का बनाती है? ये बनाती है 66.5 डिग्री का, 66.5 डिग्री का ये कोण बनाती है। और वह समतल जो समतलीय रेखा के द्वारा, सॉरी, जो कक्षा के द्वारा बनाया जाता है, वह समतल जो कक्षा के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी से पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी जो है वो सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है और पृथ्वी का आकार गोले के समान है, जैसे गोले के समान है। इसलिए एक समय में सिर्फ एक ही मतलब आधे ही भाग पर सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है और जो आधा भाग है उस पर अंधेरा रहता है। तो जो हमारी पृथ्वी अपनी जो उसका जो अक्षांश है जो कि एक काल्पनिक रेखा है उस पर जो 66.5 डिग्री का 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। और वह समतल जो कक्षा के द्वारा बनाया जाता है वह कक्षीय समतल कहते हैं। और जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है, ये बात आप सबको पता है। और जो हमारी पृथ्वी है वो गोल है, गोले के समान है, मतलब गोल है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हमारी जो पृथ्वी है वो गोल है। तो हमारी जब पृथ्वी गोल है तो जब सूरज की इस पर रोशनी पड़ती है, जब ये सूरज से प्रकाश प्राप्त करती है तो इसके आधे ही भाग पर रोशनी आती है। इसके आधे ही भाग पर सूर्य की रोशनी प्राप्त कर पाता है इसका आधा ही भाग। और जो दूसरी जो ये सूर्य के प्रकाश प्राप्त कर रहा है भाग, यहाँ पर दिन होगा। अब जहाँ जो भाग सूर्य से रोशनी प्राप्त नहीं कर रहा, सूर्य से दूर है, वहां पर रात्रि होगी। तो इसी वजह से जो हमारी पृथ्वी है उस पर दिन रात होते हैं और इसी के कारण जो हमारी पृथ्वी है अपनी अक्षांश पर घूर्णन करती है, इसी वजह से मौसम भी चेंज होता है, मौसम में भी बदलाव आता है। तो ग्लोब, आप सब जानते हैं ग्लोब के बारे में, हम पिछले चैप्टर में पढ़कर आए हैं। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। जो ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। और ये वृत्त अक्षांशों के साथ नहीं मिलता। ये जो वृत्त होता है ये अक्षांशों के साथ भी नहीं मिलता है। और पृथ्वी जो है वो अपने अक्षांश पर एक चक्कर जो लगाती है, जैसे कि आप सबको पता है, वो एक चक्कर लगाने पर 24 घंटे का समय लेती है। कितने लेती है? 24 घंटे का समय लेती है जो हमारी पृथ्वी है। और जब घूर्णन होता है और घूर्णन का जो समय होता है, समय का जो काल होता है, उसे ही पृथ्वी का दिन और रात कहा जाता है। और यही जो है पृथ्वी की दैनिक गति है। क्या है? पृथ्वी की दैनिक गति है यही। और जो इसी के कारण पृथ्वी पर दिन रात होती है जब पृथ्वी घूर्णन करती है। जैसे कि आपको मैं कक्ष समतल और जो हमारी ये 66.5 डिग्री पर जो पृथ्वी झुकी है वो कहाँ पर झुकी हुई है, मैं सब आपको मैं ग्लोब के उस पर बता देता हूँ। देखिएगा, ये जो हमारी कक्षा है पृथ्वी की, ये जो आपको लाइन दिख रही होगी हल्की हल्की डॉट डॉट यहाँ पर, ये जो है ये पृथ्वी की कक्षा है, कक्षीय समतल है। इस पर पृथ्वी ऐसे ऐसे चक्कर लगाती है। अब जो हमारी पृथ्वी है, जो जिसकी कक्षा यहाँ पर है, वो अपनी कक्षा पर तो
पृथ्वी अपनी कक्षा पर 23.5 झुकी हुई है, लेकिन अपने जो इसका कक्ष समतल है उस पर वो 60.5 डिग्री झुकी हुई है, 66.5 डिग्री अपने कक्ष समतल पर झुकी हुई है। और जो इसकी कक्षा है उस पर ये 23 डिग्री झुकी हुई है। और जो पृथ्वी है अपने कक्षीय समतल से 66 डिग्री, मतलब कि कक्षीय समतल से 66 डिग्री का कोण बनाती है। और आपको पता है कि ये मकर रेखा है, कर्क रेखा, और ये विषुववृत्त व्रत है। तो गाइस आगे चलते हैं, तो पढ़ते हैं। ये जो प्राचीन भारतीय खगोलीय शास्त्री थे आर्यभट्ट, जैसे कि आप सब उनके ना बारे में जानते होंगे, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। तो जो प्राचीन भारतीय खगोलीय शास्त्री आर्यभट्ट थे, उन्होंने ही बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्षांश पर घूर्णन करती है। और ये बात आज सिद्ध भी है, जो आर्यभट्ट ने बताई थी। अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर पृथ्वी जो है वो घूमे ही ना, घूर्णन ही ना करे, तो क्या होगा? पृथ्वी घूमे ही ना तो क्या होगा? देखिए, जैसे हमारी ये पृथ्वी है, अगर ये घूमे ही ना, ये रही, ये आपको फोटो में दिख रही होगी। अगर ये घूमेगी नहीं तो एक साइड जिधर सूरज पड़ेगा, यहाँ पर आपको सही समझ आ जाएगा। हाँ जी, जिधर सूरज पड़ेगा, एक साइड जिस तरफ सूरज की किरणें पड़ेंगी, उस तरफ तो बहुत ही गर्मी होगी। उस भाग पर उस पर बहुत ही ज्यादा गर्मी होगी। और जिस टाइम सूरज नहीं पड़ेगा, इस भाग पर जहाँ पर हमेशा अंधेरा ही रहेगा, और वो भाग बहुत ही ठंडा होगा, और पूरे समय हर वक्त यहाँ पर अंधेरा पड़ा ही रहेगा। और ऐसी अवस्था में जीवन संभव नहीं है, कि जीवन जीने के लिए धूप की किरणों का भी सहारा लेना पड़ता है। धूप की किरणें भी आवश्यक हैं। जो धूप की किरणें हैं वो जीवन के लिए आवश्यक है। इसी के कारण जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनका विकास होता है, अपने खाने को बना पाते हैं। और मनुष्य को भी धूप की खासी जरूरत होती है। सो गाइज आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो हमारी पृथ्वी है, पहली तो गति अपनी सतह पर घूर्णन करती है। अब जो दूसरी गति है कि वो वो परिक्रमण करती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। जो हमारी पृथ्वी है वो परिक्रमण करती है, जो कि सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। अब जो हमारी पृथ्वी है, वो जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है वो 1 वर्ष में लगाती है। कितने दिन में लगाती है? 1 वर्ष, 365 दिन में लगाती है। 365 दिन एंड हाफ पाव मान लीजिए, 6 आवर, 365 दिन और 6 घंटा, 6 आवर में हमारी जो पृथ्वी है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा लेती है, एक एक साल और 6 घंटे में, मतलब 365 दिन एंड 6 आवर। तो ये जो हर 4 साल बाद लीप ईयर होता है, इसलिए ही होता है क्योंकि हर 4 साल बाद एक दिन बढ़ जाता है। क्योंकि अब इस एक साल में पृथ्वी ने 365 दिन और 6 घंटे में चक्कर लगाया, दूसरे साल में 365 दिन और 12 घंटे में लगाएगी, फिर 365 दिन 18 घंटे में लगाएगी, और फिर 365 दिन 24 घंटे, मतलब पूरा का पूरा एक ही दिन हो गया। 366 दिन में जो हमारी पृथ्वी है वो जो है सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाएगी। तो इसलिए हम लीप ईयर मनाते हैं, हर 4 साल लीप ईयर मानते हैं। तो जो हम ये 6 घंटे हैं ये अपनी सुविधा के अनुसार नहीं जोड़ते, इसलिए हम जो पृथ्वी को मानते हैं कि वो एक साल, एक वर्ष में वो सॉरी एक बार में सूर्य का चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए कितने दिन लेती है, तो वो 365 दिन लेती है। 6 घंटे अपनी सुविधा के अनुसार नहीं जोड़ते। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। ये मैं आपको जूम कर कर दिखा दूं, शायद आपको ये दिख ना रहा, और देखिएगा तो आपको यहाँ पर सही से दिख रहा होगा। तो जो 21 मार्च होते हैं, जब वसंत ऋतु शुरू होती है, तो जो हमारी पृथ्वी होती है इस तरफ होती है, मतलब सूरज के ज्यादा करीब नहीं होती है। तो जो हमारे विषुववृत्त होते हैं वहां पर वसंत ऋतु होती है। अब जब पृथ्वी ऐसे घूमकर आती है 21 जून तक, तो जो हमारे उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु आ जाती है, जो उत्तर आयंत में 21 जुलाई को। और जो दक्षिण गोलार्ध है वहां पर शीत ऋतु रहती है। उत्तरी गोलार्ध में तो हमारी ग्रीष्म ऋतु आ जाती है, गर्मी आ जाती है। और जो
हमारा दक्षिणी गोलार्ध है वहां पर शीत ऋतु आ जाती है 21 जून को। अब जब हमारी पृथ्वी आगे घूमकर अब सूर्य की परिक्रमा करती है, जब 23 सितंबर आ जाता है, तो जो हमारे यहाँ पर ध्रुव जो होते हैं, यहाँ पर सर्द ऋतु आने लग जाती है। सर्द ऋतु आने लग जाती है। और जो हमारे उत्तरी ओ सॉरी दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिण ध्रुव जो रहेगा वहां पर वसंत ऋतु रहती है। और इसके बाद जब दिसंबर आता है, तो यहाँ पर जो दक्षिणी ध्रुव गोलार्ध होंगे वो ग्रीष्म ऋतु होगी, और जो उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी। जो हमारे उत्तरी गोलार्ध है उसमें शीत ऋतु होती है। तो इसके बाद ऐसी फिर दोबारा साइकिल चल जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं। देखिए, जो 4 वर्ष में, प्रत्येक 4 वर्ष में, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 6 घंटे बचते हैं। हर वर्ष में 6 घंटे बचते हैं। तो ऐसे कर करके पूरा एक दिन बन जाता है। क्या बन जाता है? पूरा एक दिन बन जाता है 24 आवर का। तो जब ये 24 आवर का दिन बन जाता है, 24 घंटे एक दिन के बराबर हो जाते हैं, तो इस अतिरिक्त दिन को हम कहाँ जोड़ते हैं? ये जो अतिरिक्त दिन होता है इसे हम कहाँ जोड़ते हैं? इस अतिरिक्त दिन को हम फरवरी में जोड़ते हैं। कहाँ जोड़ते हैं? फरवरी में जोड़ते हैं। फरवरी माह में जोड़ते हैं। फरवरी माह में इस अतिरिक्त दिन को हम जोड़ते हैं। और इसी वजह से, जैसे कि हर वर्ष पृथ्वी वो सॉरी फरवरी जो था 28 दिन का आ रहा था, या इस बार 29 दिन का हो जाता है हर लीप ईयर आने पर। और इस लीप ईयर में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 366 दिन होते हैं, और हर 4 साल के बाद लीप वर्ष आता है। और जो हमारा 2024 चल रहा है ये भी लीप वर्ष है। तो जैसे कि आपने जो ये पढ़ी थी, आपको पता चल गया होगा कि जो हमारी पृथ्वी है वो दीर्घवृत्त में सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। और जब हमारी पृथ्वी चारों तरफ चक्कर लगाती है तो एक ही दिशा में झुकी रहती है। तो इसी वजह से जो हमारे जो दिन होते हैं पूरे चक्कर लगाने के, पूरा जो साल रहता है उसे सर्दी, गर्मी, ग्रीष्म और आदि ऋतुओं में बांटा जाता है। और जो ऋतुओं में जो परिवर्तन होता है, मौसम में जो परिवर्तन होता है, इस वजह से होता है क्योंकि पृथ्वी की जो स्थिति है सूर्य से, वो परिवर्तन परिवर्तन आता है। जो पृथ्वी की जो स्थिति है उसमें परिवर्तन आता है जो कि सूर्य से है। तो इसी वजह से जो मौसम है उसमें परिवर्तन होता है। तो आइए आगे चलते हैं। देखिएगा, जब 21 जून आता है, जब उत्तरी गोलार्ध पर, जो उत्तरी गोलार्ध है हमारा, उस पर जब सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं। ऐसे क्यों पड़ती है? क्योंकि जो उत्तरी गोलार्ध है वो सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है। तो इसी के कारण जो हमारे उत्तरी गोलार्ध वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर ऊष्मा बहुत अधिक प्राप्त होती है। जो हमारे ध्रुवों के पास वाले जो क्षेत्र होते हैं उनमें ऊष्मा बहुत अधिक प्राप्त होती है, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। वहां पर जो है सूर्य की किरणें, सॉरी, जो ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र हैं उनमें ऊष्मा कम प्राप्त होती है, क्योंकि वहां पर जो जो सूर्य की जो किरणें हैं वो तिरछी पड़ती है। और जब यहाँ पर जो हमारा विषुववृत्त है, यहाँ पर जो कर्क रेखा पर जब सीधी वो पड़ती है, यहाँ पर कर्क रेखा है उत्तरी अक्षांश पर, तो जब यहाँ पर उत्तरी अक्षांश पर, तो जब कर्क रेखा पर सीधी किरणें पड़ती है, तो जो कर्क रेखा के जो आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर ऊष्मा ज्यादा होती है। मतलब जो गर्मी है वो बहुत ज्यादा होती है जो कर्क रेखा के जो आसपास का क्षेत्र रहता है। लेकिन शायद बात करें ध्रुवों की, तो ध्रुवों वाले क्षेत्रों में ऊष्मा कम प्राप्त होती है। तो वहां पर जो गर्मी है वो कम रहती है, क्योंकि सूर्य की जो किरणें वहां पर तिरछी पड़ती हैं। और जो उत्तरी ध्रुव है उस पर जो सूर्य है उसकी जो किरणें हैं वो तिरछी क्यों पड़ रही है? क्योंकि जो उत्तर ध्रुव है सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है। जो उत्तरी ध्रुव है वो सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है। और जो उत्तरी ध्रुव ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। जो उत्तरी ध्रुव के के बाद वाले भाग पर, जो रेखा के बाद वाला भाग है उस पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है, क्योंकि जो उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है। और इसी के परिणाम स्वरूप जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध के जो बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। जो उत्तरी गोलार्ध है उसके बहुत ही बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। और इसलिए जो विषुववृत्त है, जो हमारा विषुववृत्त है उसके जो उत्तरी भाग
यहाँ पर जो विषुववृत्त है इसका जो उत्तरी भाग है यहाँ पर गर्मी अधिक होती है। यहाँ पर गर्मी अधिक होती है जो हमारा विषुववृत्त के उत्तरी भाग में यहाँ पर गर्मी का मौसम होता है। और 21 जून को इन क्षेत्रों में जो विषुववृत्त के पास के जो क्षेत्र है और कर्क रेखा के इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन होता है। दिन सबसे लंबा होता है और रातें यहाँ पर छोटी हो जाती हैं। और पृथ्वी पर इस अवस्था को उत्तरी अयांत कहते हैं। उत्तरी अयांत कहते हैं पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं? उत्तरी अयांत कहते हैं। ये आपको याद रखना है कि उत्तरी अयांत क्या कहते हैं। जब दिन सबसे लंबे हो जाएं और रात छोटी हो जाए तो उसे उत्तर अयांत कहेंगे। तो आइए आगे चलते हैं। अब देखिएगा जब 22 दिसंबर शुरू होता है, जब 22 दिसंबर शुरू होता है तो जो हमारी पृथ्वी है, अब ये जो हमारे विषुववृत्त है यहाँ पर हमारी कर्क रेखा हो गई और यहाँ पर हमारी मकर रेखा हो गई। जब मकर रेखा है, जो हमारी मकर रेखा पर जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं। जो यहाँ पर सूर्य की किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं। इसी के परिणाम स्वरूप जो सूर्य की जो किरणें हैं, किसके परिणाम स्वरूप? क्योंकि जो दक्षिण ध्रुव है वो सूर्य की ओर झुका होने के कारण जो मकर रेखा पर किरणें सीधी पड़ती हैं। तो सूर्य की जो किरणें हैं वो मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, तिरछी और लंबवत पड़ती हैं। और इसलिए जो गोलार्ध के बहुत बड़ा जो भाग है, जो दक्षिणी गोलार्ध है उसका जो बहुत बड़ा भाग है उस भाग में प्रकाश प्राप्त करता है। वो भाग प्रकाश प्राप्त करता है। इसलिए जो दक्षिणी भाग है वहां पर जो जो दिन होता है वो बड़े हो जाते हैं और रातें छोटी हो जाती है। इसलिए यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होती है जो हमारा दक्षिणी गोलार्ध है। क्यों होती है? क्योंकि वो सूर्य की ओर झुका हुआ होने के कारण सूर्य की जो किरणें हैं वो मकर रेखा पर जो सूर्य की जो रेखा है मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। क्योंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं इसलिए दक्षिण गोलार्ध के जो बहुत बड़ा भाग है वहां पर वो भाग प्रकाश प्राप्त करता है। इसी वजह से जो दक्षिण गोलार्ध है, दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु आ जाती है और वहां पर दिन बड़े होने लगते हैं और रातें वहां पर छोटी हो जाती हैं। और इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। जब यहाँ पर दक्षिण गोलार्ध में गर्मी होती है तो हमारे जो उत्तरी गोलार्ध है यहाँ पर ठंड होती है। जब यहाँ पर ठंड होती है तो हमारे यहाँ पर गर्मी होती है। दक्षिण गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में ठंड है तो दक्षिण गोलार्ध में गर्मी होगी। और दक्षिण गोलार्ध में गर्मी है तो उत्तरी गोलार्ध में ठंड होगी। और पृथ्वी को इसी अवस्था में, जो पृथ्वी है इसी अवस्था में दक्षिणायन कहते हैं। जो दक्षिण गोलार्ध है उसे पृथ्वी की इस अवस्था में दक्षिण अयांत कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण अयांत कहा जाता है। और जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया है वहां पर जो क्रिसमस बनाया जाता है वो गर्मियों में बनाया जाता है। क्योंकि जो हमारा पृथ्वी है और हमारा जो ऑस्ट्रेलिया है वो मकर रेखा के पास है। तो इसलिए जब यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध पर ठंड होगी, कर्क रेखा पर ठंड होगी, तो यहाँ पर दक्षिण गोलार्ध पर ग्रीष्म ऋतु होगी। तो जो हमारी ग्रीष्म ऋतु 25 दिसंबर को आता है जब हमारी उत्तरी गोलार्ध पर ठंड होती है। तो हमारी जो दक्षिण गोलार्ध है जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया वहां पर ग्रीष्म ऋतु होती है, गर्मी होती है। तो यहाँ पर जो क्रिसमस है वो गर्मियों में बनाया जाता है। और जब 21 मार्च और 23 सितंबर के जो होते हैं, ये जो टाइम होता है, जो सूर्य की जो किरणें हैं, जो विषुववृत्त है, जो हमारी सूर्य की जो किरणें हैं वो विषुववृत्त पर सीधी पड़ती हैं। जो हमारे विषुववृत्त है उस पर सीधी पड़ती हैं। जो सूरज की जो किरणें होती हैं विषुववृत्त पर सीधी पड़ती हैं। तो इसलिए इस अवस्था में जो कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता। तो इसलिए जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी पर दोनों ध्रुवों पर दिन और रात सामान्य होते हैं, दिन और रात बराबर होते हैं और इसे विषुव कहा जाता है। जब हमारी जो 21 मार्च और 23 सितंबर का वक्त होता है और जब सूर्य की जो किरणें हैं वो विषुववृत्त पर सीधी पड़ती हैं और इस अवस्था में कोई भी जो ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता। तो इसलिए दिन और रात बराबर हो जाते हैं और इसी अवस्था को विषुव विषुव कहा जाता है। तो जब 23 सितंबर होता है तो उत्तरी जो गोलार्ध है उसमें शरद ऋतु होती है और जबकि दक्षिणी जो गोलार्ध है उसमें वसंत ऋतु होती है। जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है उसमें तो शरद ऋतु आ जाती है और जो हमारा दक्षिणी गोलार्ध है उसमें वसंत ऋतु होती है। और 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है कि जब
उत्तरी जो गोलार्ध है वहां पर वसंत ऋतु होती है, और जो हमारा दक्षिणी गोलार्ध है वहां पर शरद ऋतु होती है। और इन तथ्यों से स्पष्ट होता है कि जो हमारी पृथ्वी है उसके घूर्णन और परिक्रमण के कारण ही दिन एवं रात, ऋतुओं में परिवर्तन होता है, मौसम में परिवर्तन आता है और ऋतुएं बदलती हैं। तो आई होप कि गाइज आपको चैप्टर समझ में आया होगा, आपने अच्छी तरह पढ़ा होगा, और मैंने बेसिक आपको सब कुछ समझा दिया जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड है। तो हमने चैप्टर को कितना लर्न करा और अपनी कितना सीखा, इसके लिए हम अपने रिवीजन भी हो जाए इस चैप्टर का, तो हम अपने 10 एमसीक्यूज करते हैं, कुछ एमसीक्यूज करते हैं। तो अपना जो पहला एमसीक्यूज है उसकी तरफ चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने घूमना क्या कहलाता है? जो अपनी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, घूर्णन कहलाता है। बी, परिक्रमण कहलाता है। सी हमारा ए और बी, डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो हमारी पृथ्वी है दो प्रकार की गति होती हैं। जो हमारी पृथ्वी की दो प्रकार की गति होती है, एक तो घूर्णन हो गया, एक तो घूर्णन हो गया, और दूसरी जो गति होती है हमारी पृथ्वी की, दूसरी होती है हमारी परिक्रमण। क्या होती है? परिक्रमण। परिक्रमण गति होती है। तो हमारी जो घूर्णन गति होती है वो पृथ्वी अपने अक्षांश पर घूमती है, अपने धुरी पर घूमती है। जो हमारी पृथ्वी होती है वो अपने अक्षांश पर अपनी धुरी पर घूमती है। अब जो हमारे परिक्रमण है इसमें पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, चारों ओर चक्कर लगाती है। चारों ओर चक्कर लगाती है। तो जो हमारी पृथ्वी अपने अक्षांश पर घूमती है उसे क्या कहते हैं? उसे घूर्णन कहते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन सही होगा, हमारा ऑप्शन ए हमारा सही होगा। तो अपने आंसर की थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। पृथ्वी अपने अक्षांश पर निरंतर घूमती है, घूमती रहती है, और लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, और इस घूर्णन को इसे घूर्णन कहते हैं। तथा सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं, और इस परिक्रमण को पूरा करने के लिए लगभग 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। जो हमारी पृथ्वी है उसे इस परिक्रमण को पूरा करने के लिए 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं, और घूर्णन पूरा करने के लिए 24 घंटे लगते हैं। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? ऑप्शन ए 23.5 डिग्री, बी 23 डिग्री, सी 30 डिग्री, डी 24 डिग्री। ये जो पृथ्वी है वो अपने उसका जो अक्षीय समतल है, जो हमारी पृथ्वी है, कि जो पृथ्वी का अक्षीय समतल होगा, इस पर जो पृथ्वी है वो 60.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री झुकी हुई है। जो हमारी पृथ्वी है 66.5 डिग्री झुकी हुई है, लेकिन जो अपने अक्षांश है उसका जो अक्षांश है ये जो है उस पर ये 23 डिग्री झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री, सॉरी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन है हमारा सही आंसर होगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जिसकी आप सब जानते हैं, जो इसकी कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, और वह समतल जो कक्षा के द्वारा बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? जो समतल है जो कक्षा के द्वारा बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? ए, प्रदीप्ति समतल, बी, कक्षीय समतल, सी, प्रदीप्ति वृत्त, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो हमारा प्रदीप्ति वृत्त है वो क्या है, पहले हम इसके बारे में जानते हैं। देखिए, जो ग्लोब है उस ग्लोब पर दिन और रात को बताने की जो रेखा खींची जाती है, जो काल्पनिक रेखा खींची जाती है, उसे हम प्रदीप्ति व्रत कहते हैं। प्रदीप्ति व्रत कहते हैं, प्रदीप्ति व्रत कहते हैं। और जो हमारा कक्षीय समतल है, जो कक्षा के द्वारा समतल खींचा जाए, जो कक्षा के द्वारा
समतल खींचा जाए उसे कहते हैं कक्षीय समतल। तो जो हमारा ऑप्शन सी है वो सही है। सॉरी, ऑप्शन बी हमारा सही है, कक्षीय समतल हमारा सही आंसर है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रदीप्ति प्रदीप्ति व्रत किसे कहते हैं? प्रदीप्ति व्रत किसे कहते हैं? ऑप्शन ए ग्लोब पर वह व्रत जो दिन तथा रात को विभाजित करता है वह उसे कहते हैं। बी ग्लोब पर वह व्रत जो तापमान को विभाजित करता है। सी ग्लोब पर वह व्रत जो किसी जिसके जिसके द्वारा किसी स्थान की सही स्थिति ज्ञात की जाती है। डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो प्रदीप्ति व्रत होता है वो वो वह व्रत है जो दिन तथा रात को विभाजित करता है, जो ग्लोब पर दिन तथा रात को विभाजित करता है। जो हमारा आंसर होगा, सही आंसर होगा, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। तो अपने आंसर की व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पर जो आंसर है ये सी गलत दे रखा है, यहाँ पर ए ही है। यह पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। और जो अब पृथ्वी है, पृथ्वी का आकार जो है वो गोल है। क्या है? गोल है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है। तो जब हमारी पृथ्वी का आकार जो है गोले के समान है, इसलिए जो सूर्य का जो प्रकाश है, ये जो सूर्य का प्रकाश है, ये पृथ्वी पर जो पड़ता है वो आधे ही भाग पर पड़ता है, इस वाले भाग पर पड़ता है। और ये वाला जो भाग है ये इस पर प्रकाश नहीं पड़ता। तो इसलिए ग्लोब पर जो व्रत होता है वह व्रत दिन और रात को विभाजित करता है, तो उस व्रत को प्रदीप्त व्रत कहते हैं। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ऋतु में परिवर्तन का कारण है? निम्नलिखित में से कौन सा ऋतु में परिवर्तन का कारण है? ए सूर्य में के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन। बी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। सी चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर स्थिति स्थिर कक्षा में परिक्रमण। बी इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो जो ऋतुएं बदलती हैं, ऋतु में परिवर्तन आता है, वो क्यों आता है? पृथ्वी एक तो घूर्णन करती है, अपनी अक्षांश पर घूमती है, और एक परिक्रमण करती है। अब जो परिक्रमण करती है, जो पृथ्वी का जो मार्ग है वो दीर्घवृत्त है। तो इसी वजह से जो ऋतु दिन आदि दिन रात में परिवर्तन होता है। तो जो परिवर्तन होता है कैसे होता है? सूर्य की चारों ओर पृथ्वी की स्थिति बदलने में परिवर्तन होता है। तो जो हमारा आंसर है ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। तो अपने आंसर की व्याख्या देख लेते हैं। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतु में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण ही होता है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लीप वर्ष मतलब अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं? पहला 366 दिन, बी 368 दिन, सी 365 दिन, डी 364 दिन। जिसके मैंने आपको सबको बताया कि लीप दिन में 366 दिन होते हैं। देखिए, पृथ्वी सूर्य की जो परिक्रमा करती है, जो परिक्रमा पूरी करने में लगभग 365 दिन और 6 घंटे का समय लेती है। और सुविधा के लिए हम जो है वो 365 दिन ही गिनते हैं और 6 घंटों को नहीं गिनते। जो 6 घंटे का जो समय होता है उसे छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार जो 4 वर्षों में जो 6 घंटे वो 24 घंटे बन जाते हैं, तो पूरा वो एक दिन बन जाता है, मतलब एक दिन का अंतर आता है। तो इसलिए इसी वजह से एक दिन अतिरिक्त हो जाता है। तो इस अतिरिक्त दिन को फरवरी महीने में जोड़ा जाता है, और इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष में फरवरी माह 28 दिन के बदले 29 दिन का होता है। और इस प्रकार हर चौथा वर्ष 365 दिन का होता है, और इसी वर्ष को लीप वर्ष कहते हैं। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है। जैसे कि आप सब जानते हैं, सूर्य की किरणें जो होती है वो कर्क रेखा पर सीधी भी पड़ती हैं, और इसके परिणाम स्वरूप अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। और इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रातें होती हैं। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं? जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि ये जो है एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। तो जब 21 जून जब होता है, ये हमारी पृथ्वी विषुववृत्त है, और ये कर्क रेखा है, और ये मकर रेखा है। जब हमारा विषुववृत्त है, ये जो उत्तरी गोलार्ध है, इस पर जब कर्क रेखा पर सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं, ये सूरज है, सूर्य जो है इसकी जो रेखा है सीधी पड़ती हैं, और यहाँ पर दिन लंबे और रातें छोटी हो जाती हैं।
और यहाँ पर ये जो हमारा कर्क रेखा के पास का जो क्षेत्र है, ये अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है। तो इस पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए उत्तरायण कहते हैं, बी दक्षिणायन कहते हैं, सी विषुव कहते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, इस अवस्था को उत्तरायण कहते हैं। इस अवस्था को उत्तरायण कहते हैं, और यही अवस्था जब हमारी दक्षिणी गोलार्ध पर पड़ेगी तो इसे दक्षिणायन कहेंगे। दक्षिण गोलार्ध पे कैसे पड़ेगी? जब ये सूरज की सीधी जो किरणें हैं वो मकर रेखा का पर पड़ेंगी, और दक्षिण गोलार्ध में जो दिन है वो बड़े हो जाएंगे और रातें छोटी हो जाएंगी, तो पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणायन कहेंगे। तो आइए अपने आंसर की थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है, जिससे सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, और उत्तरी ध्रुव की तरफ झुका होता है। जो उत्तरी ध्रुव है सूर्य की तरफ झुका होता है, और उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग को लगभग 6 महीने के अंदर तक दिन रहता है। जो उत्तरी ध्रुव वाले रेखा के बाद वाले जो भाग होते हैं उसमें लगभग 6 महीने तक दिन रहता है। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। जो ध्रुव उत्तरी गोलार्ध का जो ध्रुव है वो झुका हुआ होता है, इसलिए उस पर के बड़े भाग में जो सूर्य की रोशनी वो प्राप्त होती है। इसलिए विषुववृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम आता है, एवं दक्षिणी भाग में सर्दी का मौसम आता है। और 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रातें होती हैं, और पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरायण कहते हैं। तो ये अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, दक्षिणायन के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन कौन से कथन हो सकते हैं? जो हमारा फर्स्ट है, ए दक्षिण ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है, बी सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, सी जो है दक्षिण गोलार्ध पर बड़े दिन एवं छोटी रातें वाली ऋतु होती हैं। देखिए, जिसमें मैंने आपको पीछे बताया कि जो पृथ्वी है, अब पृथ्वी की जो विषुववृत्त रेखा है, यहाँ पर कर्क रेखा और यहाँ पर मकर रेखा है। जो सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं। सूर्य की जो किरणें हैं वो मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तो मकर रेखा पर जब सीधी पड़ती हैं तो ध्रुवों का जो दक्षिण ध्रुव का जो झुकाव है वो सूर्य की तरफ होता है, और सूर्य की किरणें मकर रेखा पर पड़ती हैं, तो इसलिए गोलार्ध पर दिन बड़े हो जाते हैं और रातें छोटी होने लगती हैं। जो हमारे दक्षिणी गोलार्ध है वहां पर गर्मी का मौसम आ जाता है। तो जो हमारे ये तीनों कथन दे रखे हैं ये सही हैं। तो हमारे जो तीनों कथन है वो सही है, तो हमारा आंसर है उपरोक्त तीनों कथन सही हैं। तो 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, क्योंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। इसलिए दक्षिण गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिण गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतु होती है, और पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणायन कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में ही क्रिसमस मनाया जाता है, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया है वो दक्षिणी गोलार्ध पर स्थित है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और हाँ, अब जो दक्षिण गोलार्ध है वहां पर 6 महीने तक दिन रहता है, और जो उत्तरी गोलार्ध है वहां पर अब 6 महीने के लिए रात हो जाती है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? ए इस अवस्था में सूर्य की किरणें विषुववृत्त पर सीधी पड़ती हैं और पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। और सी जो हमारे कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका हुआ होता। देखिए, जब इस पर ध्रुवों पर गर्मी होती है तो जो दक्षिणी ध्रुव पर गर्मी होती है, दक्षिण गोलार्ध पर, तो ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है। जब उत्तरी गोलार्ध पर गर्मी होती है तो उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है, और मकर रेखा पर सीधी वो पड़ती हैं। जब दक्षिण ध्रुव में गर्मी होती है तो मकर रेखा पर सीधी किरणें पड़ती हैं। लेकिन जब कुछ नहीं होता, ना तो गर्मी होती है और ना ही ठंड होती है, जब मॉडरेट होता है, तो जो सूर्य की जो किरणें हैं वो विषुव पर सीधी पड़ती हैं। और जब विषुव पर विषुववृत्त पर विषुवत वृत्त पर जब किरणें सीधी पड़ती हैं तो दिन और रात बराबर होते हैं, और कोई भी ध्रुव जो है वो सूर्य की ओर नहीं झुका हुआ होता। तो हमारे जो तीनों कथन है
तीनों के तीनों कथन हमारे सही हैं, तो हमारा आंसर है उपरोक्त तीनों कथन सत्य हैं। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुव व्रत पर सीधी पड़ती हैं, जिसे विषुव कहा जाता है। और 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। और 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है कि जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है वहाँ पर वसंत ऋतु होती है, और जो हमारा दक्षिण गोलार्ध है वहाँ पर शरद ऋतु होती है। सो गाइज, यहाँ पर जो हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा होगा, ये लेक्चर आपको और ये जो चैप्टर आपको पसंद आया होगा, आपने अच्छी तरह से अपना चैप्टर पढ़ा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करना करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह का बेसिक पढ़ सके। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको जो भी नया वीडियो आए उसकी अपडेट मिलती रहे, आप उसे भी वीडियो को देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।